हाय, मैं जावेद आलम एक बार फिर आप सभी के बीच में उपस्थित हूँ। कई बच्चों ने फ़ोन किया, सर यूपी टेट की परीक्षा होने वाली है, सर कुछ हेल्प कर दीजिए, कुछ बता दीजिए, कुछ किताबें बता दीजिए, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दीजिए। तो मैंने सोचा कि इस पर एक वीडियो बनाया जाए। तो हालांकि मैं एक पार्ट पे ही सिर्फ वीडियो आज लेके आया हूँ। जैसा कि नोटिफिकेशन आता है, साथ ही सिलेबस आता है, और मेरे हिसाब से जो सिलेबस होता है वह एक हर अभ्यर्थी का जो परीक्षा देने जा रहा है उसके लिए मेन हथियार या यूँ कहें मेन टूल जो होता है वो उसका सिलेबस ही होता है। जब भी आप पढ़ने बैठिए तो आपके टेबल पे सिलेबस की एक कॉपी जरूर होनी चाहिए। तो यूपी टेट की तैयारी करने के संदर्भ में मैं पर्यावरण, इंग्लिश और बाल मनोविज्ञान का जो पार्ट है वो मैं देखता हूँ। तो आज एक सिलेबस का जो पाठ्यक्रम है, जो कहा जाए कि पर्यावरण का जो सिलेबस है वो मैं आप सभी के बीच में लेके यहाँ पे आया हूँ। इसको डिफ़ाइन करते हैं और इसी के हिसाब से आप अपनी तैयारी कीजिएगा। क्लियर? तो आइए हम शुरू करते हैं ईवीएस का सिलेबस। तो ईवीएस सभी को पता है कि ईवीएस में 30 सवाल आते हैं और आपकी अगर अच्छे से तैयारी है तो आप 26-27 सवाल आराम से कर ले जाएंगे। एक दो सवाल तो बियॉन्ड आता है, आप नहीं कर पाएंगे, उसके लिए आपको और मेहनत करनी पड़ेगी, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, तभी जाके आप 30 के 30 सवाल हल कर पाएंगे। लेकिन अमूमन एक अभ्यर्थी जो अच्छे से पढ़ाई 6 घंटे से 7 घंटे की पढ़ाई रोज़ करता है वो पर्यावरण के 30 सवालों में 26 से 27 सवाल आराम से वो कर ले जाएगा। लेकिन उसके लिए सिलेबस को देखना बहुत ही ज़रूरी होगा। तो ईवीएस का सिलेबस में 2 पार्ट में आपका सिलेबस बटा हुआ है। एक आपका सिलेबस है विषय वस्तु और दूसरा है आपका अध्यापन संबंधी मुद्दे। अध्यापन संबंधी मुद्दे। तो इस पार्ट से सवाल, ज़्यादा सवाल जो होता है वो बाल मनोविज्ञान के पार्ट में चला जाता है। कुछ सवाल जो ईवीएस से जुड़े हुए हैं, जैसे पर्यावरण शिक्षा हमारा हो गया, सतत व्यापक मूल्यांकन हो गया और पर्यावरण का महत्व हो गया, ये सारी चीज़ें क्या होगा इसमें आपका आ जाएगा। हालांकि इससे सवाल कम आते हैं, इसलिए हम इस पर थोड़ा सा फोकस कम रखेंगे। मेन जो हमारा फोकस होगा, ये जो कंटेंट हमारा मेन कंटेंट है, इस पर हमारा फोकस ज़्यादा होगा। तो सिलेबस मेरे पूरे हाथ में है और इस सिलेबस को जिस तरह से टॉपिक वाइज आपके नोटिफिकेशन में आपको दिया हुआ था उसी हिसाब से मैं आपको यहाँ बताने का प्रयास कर रहा हूँ। तो पहला जो टॉपिक इसने दिया हुआ है परिवार। पहला टॉपिक यहाँ पे आपको मिला हुआ है परिवार का। अब परिवार क्या होता है इसके बारे में आप पूरी जानकारी रखेंगे। परिवार न्यूक्लियर फैमिली है कि जॉइंट फैमिली है, न्यूक्लियर मतलब एकल परिवार या संयुक्त परिवार, और परिवार की भूमिका क्या होती है, एक बच्चे के विकास में परिवार की क्या भूमिका होती है। वह जो परिवार होता है वह सामाजिकरण, बच्चे के सामाजिकरण में मुख्य भूमिका निभाता है। लेकिन इस सामाजिकरण के साथ साथ कुछ बुराइयां भी घर कर जाती हैं समाज में, जैसे बाल श्रम, तो आप बाल श्रम को देखेंगे, बाल विवाह को आप देख लेंगे, लिंग संबंधी मुद्दे, जैसे बच्चे और बच्चियों में अमूमन परिवार में भेदभाव कर दिया जाता है, वहाँ से क्या क्या समस्याएं आएंगी इसको भी आपको देखना पड़ेगा। ध्यान रहे इनसे जुड़े कई सारे अधिनियम हैं, जैसे बाल श्रम अधिनियम क्या है, बाल विवाह अधिनियम क्या है, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान से देखनी पड़ेंगी। क्लियर? इसको आप पूरे तरीके से आप देख लीजिए। लास्ट में अंत में मैं बुक बताऊंगा, आप थोड़ा ध्यान रखें, पूरा वीडियो देखें। अंत में पहुंचते पहुंचते मैं आपको इस पूरे टॉपिक्स के संबंध के बारे में आपको मैं कुछ किताबों के बारे में मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, चलिए अगला हमारा टॉपिक है भोजन, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता। अब देखिए, हम जब भोजन ग्रहण करते हैं तो उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है, उसमें वसा होता है, ठीक है, और उसमें प्रोटीन होते हैं, विटामिन्स होते हैं, जल होते हैं, रेशे वगैरह होते हैं। तो उन सारी चीज़ों को आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा। खास कर इसमें जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो विटामिन से ज़्यादा क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, प्रोटीन से ज़्यादा क्वेश्चन आपके पूछ लिए जाते हैं। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, वसा में घुलने वाले विटामिन, जल में घुलने वाले विटामिन, ठीक है, कौन से विटामिन का कौन सा रासायनिक नाम है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिखाई देती है। ठीक
है, ये भोजन वाले पार्ट में। स्वास्थ्य में आप आ जाएंगे। स्वास्थ्य में क्या होगा, मानव रोग, मानव रोग के बारे में आपको जरूर पढ़ना चाहिए, ठीक है। मानव रोग मतलब विटामिन की कमी से क्या क्या रोग आपको हो सकता है, प्रोटीन ना हो तो क्या क्या आपको दिक्कतें आ सकती हैं, ठीक है। और भी रोग मान लीजिए है कि आपको जीवाणु से कौन कौन सा रोग होता है, ठीक है, विषाणु से कौन कौन सा रोग आपको हो सकता है, ठीक है, कवक आप क्या क्या रोग हो सकता है, प्रोटोजोआ से क्या क्या आपको रोग हो सकता है, ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी, ठीक है। ज़्यादा नहीं करना है, बस आपको याद कर लेना है कि जीवाणु से कौन कौन से रोग होते हैं, विषाणु से कौन कौन से रोग होते हैं, बस आप नाम वाइज इनको आप याद कर लीजिएगा। पूरी जब वीडियो ली जाएगी तो आपको उसमें ट्रिक भी बताया जाएगा और बहुत ही आसानी से आपको थोड़ा भी आपके मस्तिष्क पर थोड़ा भी प्रेशर, आपको दबाव नहीं आएगा। आप बहुत ही आसानी से इन सारे के सारे रोगों को आप आसानी से याद कर लेंगे। क्लियर? आगे चलते हैं। आगे आप देखिए इसमें स्वच्छता भी दिया हुआ है, ठीक है। तो साफ़ सफाई मतलब आपके पास अगर दूषित पानी है उससे क्या आपको रोग हो सकता है, ये साफ़ सफाई से ही होता है, ठीक है। उसके बाद स्वच्छता जो दिवस मनाया जाता है वो भी आपका सवाल यहाँ से पूछा सकता है, ठीक है। एक सवाल और आया था, हाँ, शौचालय दिवस देखिए पूछा था इसमें, शौचालय दिवस कब मनाया जाता है, ये स्वच्छता से ही जुड़ा हुआ आपका मुद्दा है। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ से भी आपको देखनी पड़ेंगी, मतलब स्वच्छता से जुड़े जो जो मुद्दे आपके पास आएंगे वो आपको देखने पड़ेंगे। हो सकता है ये किताबों में ना मिले, आपको अदर कंटेंट से, अदर अलग अलग जगहों से इसके बारे में आपको इकट्ठा करना पड़ेगा। अगला आपका है आवास। इसको मिटाते हैं, थोड़ा सा जगह थोड़ा देखेंगे। आप साथ ही साथ आप नोट करते चलें, बहुत ही आसान रहेगा। या तो आपके पास एक पेन और पेपर लेके बैठें और साथ में नोट करते चलें। जब आप पढ़ाई करेंगे, जब आप टेबल पे बैठेंगे, इसको आप लेके बैठिएगा ताकि फोकस रहे कि हाँ हमें इनमें क्या क्या पढ़ना है, तो आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं आवास। अब देखिए आवास दो तरीके से होता है, एक मानव का आवास और एक जंतुओं का आवास, ठीक है। अब यहाँ से जो टॉपिक है वो सीधे सीधे आपके इकोलॉजी से अब जुड़ता जा रहा है, ठीक है। अब मानो आप पढ़ेंगे तो मानो कि जैसे आपने कॉन्गो बेसिन में पिग्मी वगैरह हैं, वे किस तरह के आवास में रहते हैं। इग्लू आपने सुना होगा, इग्लू जो होता है बर्फ़ का घर, आपने अक्सर पढ़ा होगा। वो सारी चीज़ें मानवास में आ जाएंगी। जंतु का जो आवास है वो पर्यावरण से जुड़ा हुआ मुद्दा है। आप इसमें हम सीधे सीधे जंप कर जाएंगे बायोम में और वो सारा बायोम पढ़ लेंगे जो जंतु से संबंधित होगा। क्लियर? आगे आते हैं। अगला टॉपिक आपका पेड़ पौधे और जंतु, ठीक है। तो यहाँ भी वही बात है, पेड़ पौधे ये सीधा सीधा आपका पर्यावरण से जुड़ जाएगा, ठीक है। पेड़ अगर है तो फिर आपको फोटोसिंथेसिस वगैरह की पूरी प्रक्रिया पढ़नी पड़ेगी। कौन से रंग में ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होता है, कौन से रंग में कम होता है, ठीक है। क्या क्या ज़रूरत होती है, ताप का प्रभाव क्या पड़ता है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें आपको देखनी पड़ेंगी। आगे देखिए, आगे हमारा है हमारा परिवेश। हमारा परिवेश, अब ये जो हमारा परिवेश है ये सीधे सीधे जुड़ जाता है टॉपिक जियोग्राफी से। आप अगर परिषदीय विद्यालयों में जाएंगे तो वहाँ पे एक भूगोल की किताब ही चलती है हमारा परिवेश, ठीक है। तो भूगोल अब इसमें सारा का सारा आपका जुड़ जाएगा। जलमंडल, ठीक है, जहाँ जहाँ हमारा परिवेश है, ठीक है, जलमंडल, स्थलमंडल और वायुमंडल, ये सारा सारा टॉपिक क्या हो जाएगा, इससे आपका जुड़ जाएगा। आगे चलते हैं। तो पूरा अब देखिए हमारा परिवेश किताब में बताऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा कि लास्ट में ये कौन सी किताबें आपको पढ़नी है। और हमारा जो परिवेश है, परिषदीय विद्यालय में एक बुक आती है, उसको तो आप लोग जरूर रखिए। अगला चलिए, आगे है मेला, ठीक है। अब कितने मेले होते हैं भाई, ठीक है। तो मेला यहाँ पे दो सेंस में देखना पड़ेगा आपको, चूंकि यूपी टेट दे रहे हैं तो यूपी का आपको विशेष ख्याल रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे दो सेंस में, इंडिया में यानी भारत में कौन कौन से प्रसिद्ध मेले हैं और यूपी में आपका कौन कौन सा प्रसिद्ध मेला है। जैसे कुंभ मेला, ठीक है, उसके बारे में आपने बहुत सुना होगा। अब कहाँ कहाँ होता है और किस जगह होता है, वो किस नदी के किनारे है, वो आपको विशेष ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। उसी तरह आपका यूपी में अगर देखा जाए तो इसे नौचंदी का मेला कहाँ होता है, ठीक है, आगरा महोत्सव कहाँ होता है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे मेले हैं जो यूपी में भी आपको होते हैं। इसकी पूरी एक लिस्ट आपको दे दी जाएगी और क्या करिएगा, लिस्ट से आप सीधे रट्टा मारना, वहाँ कुछ का आपको काम नहीं करना है। यहाँ
किसी भी तरह के कुछ भी समझना यहाँ पे कोई ज़रूरी नहीं है, आपको सीधे एक लिस्ट मिलेगी और उस लिस्ट से क्या करिएगा, आप याद कर लीजिएगा या रट्टा मार लीजिएगा। और ठीक उसी तरह जुड़ा हुआ है स्थानीय पेशा। अब स्थानीय पेशे भी, ठीक है, जैसे शॉल कहाँ का फेमस है, ठीक है, जूट उद्योग वहाँ पे कहाँ फेमस है, ठीक है। देखा जाए ODOP जो यूपी उत्तर प्रदेश का चल रहा है, किस जिले में किस उत्पाद की विशेषता है वो आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा, ठीक है। महाराजगंज में फर्नीचर है और वाराणसी में आपका साड़ी वगैरह है, रेशमी साड़ी वगैरह है, तो वो आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आपका टॉपिक है जल, ठीक है। तो जल तो एक बृहद टॉपिक है, ठीक है। अब भार के अनुपात में हाइड्रोजन ऑक्सीजन का अनुपात क्या होता है, ठीक है। मात्रा के अनुपात में मात्रा का क्या अनुपात होता है, भारी जल क्या होता है, ठीक है। शरीर में पानी की मात्रा कितनी होती है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखनी पड़ेंगी। और जल जनित रोगों के बारे में भी आपको यहाँ से देखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आ जाएंगे यातायात और संचार। यातायात एवं संचार, ठीक है। यातायात एवं संचार, ठीक है। हमारे स्थल मार्ग कौन कौन से हैं, जल मार्ग कौन कौन से, फिर वही कहानी, इंडिया के परिप्रेक्ष्य में आपको अलग दिखना पड़ेगा और यूपी के परिप्रेक्ष्य में आपको अलग दिखना पड़ेगा, ठीक है। कौन सा सबसे लंबा राजमार्ग है, कौन सा सबसे लंबा जल मार्ग है, ठीक है। हेरिटेज आर्क एक यूपी में शुरू हुआ है, वो चीज़ें पूछ आपसे सकता है, तो उसके बारे में आपको विशेष जानकारी होनी चाहिए। ध्यान रहे ये इन सब चीज़ों के लिए अलग अलग बुक्स आपको पढ़ना पड़ेगा, वो मैं अभी आपको लास्ट में बताऊंगा, ठीक है। एक लास्ट आपका टॉपिक है खेल एवं खेल भावना। ये टॉपिक आपका है खेल एवं खेल भावना। तो अब खेल है तो प्रसिद्धि विद्यालयों में एक किताब है, खेल के ऊपर ही पूरी किताब उसकी है और उसे आपको तो रखना ही रखना चाहिए अपने पास। तो खेल है, किस खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं, कौन सा खेल ट्रॉफी होती है, तो कौन सा ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, उसके नियम क्या क्या हैं, ठीक है। और ओलंपिक के बारे में खास तौर पे पूछता है, तो आपको इसके बारे में आपको विशेष ध्यान होना चाहिए, ठीक है। उसको सीधे आ गया है आपका भारत के बारे में, इंडिया आ गया पूरा इंडिया के बारे में, ठीक है। इंडिया में क्या क्या है, इंडिया में कौन कौन सी नदियां हैं, नदियों का उद्गम स्थान कहाँ पे है, ठीक है, कहाँ से निकलती हैं और कहाँ गिरती हैं। बहुत पूछता है कि भ्रंश घाटी से कौन कौन सी नदियाँ आपकी बहती हैं, तो उस पर आपको विशेष ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। तो अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ कौन कौन सी है, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ कौन कौन सी हैं, ठीक है। उत्तर से दक्षिण का क्रम आपको पूरा, या दक्षिण से उत्तर का क्रम आपको पूरा याद करना पड़ेगा। कौन सी नदी भारत की सबसे बड़ी है, कौन सी नदी भारत की सबसे छोटी है, ठीक है। इन सब चीज़ों पे आपको फैक्ट्स पे जो होगा आपको थोड़ा सा जोर यहाँ पे देना पड़ेगा। थोड़ा टफ यहाँ पे काम है, लेकिन थोड़ा सा जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे तो फिर नंबर आपके कैसे आएंगे। तो यहाँ पे आपको इस पोर्शन पे थोड़ा सा मुझे लगता है आपको मेहनत थोड़ा ज़्यादा करना पड़ेगा, ठीक है। नदियाँ फिर वही हाल पर्वत का है, ठीक है। तो उत्तर भारत के पर्वत, दक्षिण भारत के पर्वत, ठीक है। और ये हमारा जो पश्चिमी घाट है यहाँ सवाल आ जाएगा, पूर्वी घाट है वहाँ सवाल आ जाएगा, हिमालय पर्वत वहाँ से है तो वहाँ से सवाल आना लाजमी है, ठीक है। पठार, ठीक है। तो जो हमारा जो दक्षिण भारत है, ठीक है, वो ज़्यादातर पठार से ही संबंधित है, तो वहाँ से भी आपको थोड़ा सा पढ़ाई करनी पड़ेगी, ठीक है। वन, कितने प्रकार के वन हैं भारत में, ठीक है। वन महोत्सव कब शुरू हुआ था, वन अधिनियम क्या है, इन सारी चीज़ों पर आपको ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। वही यातायात जो पहले मैंने बताया यहाँ भी आपका दिया हुआ है, तो भारत के यातायात के बारे में आपको पूरा ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। अगला टॉपिक हमारा संविधान। देखिए अब संविधान तो बहुत बड़ा है, ठीक है, लेकिन हम फोकस ये करेंगे कि जो मुख्य इसके पॉइंट्स हैं वो आपको यहाँ बताया जाए, तो आप ज़्यादा फोकस करिएगा, ठीक है। फोकस आप कर लीजिएगा मूलाधिकार पे, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। उसके बाद आपके नीति निषेध तत्व उनको आप देख लीजिएगा, मूल कर्तव्य देख लीजिएगा, ठीक है। और आप थोड़ा सा देख लीजिएगा कार्यपालिका में, ठीक है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति, फिर प्रधानमंत्री, फिर राज्यों के कार्यपालिका में आ जाइएगा, वहाँ पे आप थोड़ा सा मुख्यमंत्री के बारे में थोड़ा सा आप देख लीजिएगा,
ठीक है, थोड़ा बहुत ब्रॉड टॉपिक है, यहाँ पे थोड़ा सा आपको सेलेक्टिव होना पड़ेगा, कम से कम में हमें नंबर ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ आपको गेन किए जाएँ। जब पढ़ाया जाएगा तो आपको जो गैर ज़रूरी चीज़ें हैं उनको हटाया जाएगा और आपके परीक्षा के हिसाब से बहुत ही सेलेक्टिव होकर आपको चीज़ें बताई जाएंगी। अगला इसी से जुड़ा हुआ है शासन व्यवस्था। इसी से जुड़ा हुआ है आपका शासन व्यवस्था। शासन व्यवस्था तो हमारे से आपको पता है कि 3 स्तंभ है, कार्यपालिका है, विधायिका है, ठीक है, न्यायपालिका है, ठीक है। इसके बारे में आपको जानना ही जानना पड़ेगा, ठीक है। और साथ ही साथ आपको स्थानीय सुशासन, इसके बारे में भी आपको, ये जो त्रिस्तरीय है, ठीक है, स्थानीय सुशासन, इसके बारे में भी आपको थोड़ा सा जानना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके लिए मैं फिर कहूँगा यहाँ भी आपको सिलेक्टिव होना पड़ेगा कि बहुत ब्रॉड टॉपिक हो जाएगा। ये पूरा सब जो संविधान जो पिछला बार टॉपिक था और ये टॉपिक था आपस में जुड़ा हुआ है, तो बहुत एक लंबी दूरी आपको तय करनी पड़ेगी। यहाँ फिर मैं कहूँगा एक बार कि आप चीज़ों को छांटने का प्रयास करिएगा कि कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है और कौन सी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। और लास्ट टॉपिक आपको दिया हुआ है पर्यावरण, ठीक है, पर्यावरण, ठीक है, और इसका संरक्षण, ठीक है। तो पर्यावरण के नियम कानून स्टॉकहोम सम्मेलन से लेकर आपके वर्तमान तक हम आएंगे, ठीक है। पूरा नियम बताएंगे, पर्यावरण प्रदूषण क्या होता है, किन किन चीज़ों से हम इसको बचा सकते हैं, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखनी पड़ेंगे, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस या फिर जो हमारे जो ग्रीन हाउस जो गैसेस होती हैं, इनके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। और इस ग्रीन हाउस गैसों के अलावा आपको जो हमारे शरीर को जो नुकसान पहुंचाते हैं उनके बारे में भी आपको जहाँ पे देखना पड़ेगा। तो कई सारी चीज़ें हैं। पर्यावरण संरक्षण भी एक बहुत ब्रॉड टॉपिक है। असल में जो लोग टीचिंग करते हैं वो इस पे ज़्यादा फोकस करते हैं, लेकिन हमें ये भी ध्यान देना है कि इसके पहले जो टॉपिक्स हैं वो भी हमारे उतने ही इम्पोर्टेंट हैं। हालांकि सवाल इससे ज़्यादा आते हैं, बाकी से कम आते हैं, लेकिन हम किसी भी टॉपिक को छोड़ नहीं सकते हैं। तो आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक मैं आपको बता दूँ, तो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक आपका हो जाएगा भोजन, स्वास्थ्य और स्वच्छता। इस पे आप लगा लीजिएगा 3 स्टार, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद आवास, उसके बाद पेड़ पौधे, उसके बाद जल, उसके बाद भारत, जो भी आपने नदियां देखा था, पर्वत देखा था, पठार देखा था, ठीक है। और उसके बाद पर्यावरण संरक्षण, ठीक है। तो यहाँ से आपका हो जाएगा एनवायरमेंटल इकोलॉजी में आप यहाँ पे देख लेंगे, ठीक है। भारत आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ज्योग्राफी में चला जाएगा, यहाँ पे देख लेंगे इसको, ठीक है। और ये आपका थोड़ा सा साइंस टच आपको लिए हुए थोड़ा सा आपका हो जाएगा। तो पर्यावरण में बहुत ही डाइवर्सिटी है, यहाँ पे आपको साइंस भी थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, थोड़ी सी आपको ज्योग्राफी भी पढ़नी पड़ेगी, थोड़ा सा पर्यावरण तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, उसके बाद संविधान आपको पढ़ना ही पढ़ना है। तो सबसे जो डाइवर्सिटी जो है ना, सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी आपके पर्यावरण के विषय में ही है। तो यहाँ पर आपको ज़्यादा मेहनत करनी है। 30 सवाल है, एरिया बड़ा है, लेकिन हाँ आप मेहनत करेंगे, सेलेक्टिव होकर पढ़ेंगे और सिलेबस के साथ साथ होकर पढ़ेंगे तो यकीन मानिए 30 में से आपके 26 और 27 सवाल कहीं गए नहीं हैं, ठीक है। तो अब आती है बात किताबों की। सर आपने कहा, जैसे मैंने पहले कहा कि किताबों के बारे में आपको बताऊंगा, तो आप देख लेते हैं कुछ किताबों के बारे में। देखिए, कहीं अगर आप कोचिंग वगैरह कर रहे हैं ना, कहीं भी अगर आप कोचिंग कर रहे हैं तो आप सिलेबस लेके जाइए, ठीक है। सिलेबस लेके जाइए, सिलेबस सामने रखिए, जो भी टीचर पढ़ा रहा है, ठीक है। हालांकि टीचर सिलेबस वाइज ही पढ़ाते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि थोड़ा सा डाइवर्जन हो जाता है। तो आप सिलेबस रखे रहिए और अपने जो टीचर हैं उनसे कहिए कि सर हमें सिलेबस के हिसाब से ही आप पढ़ाइए, थोड़ा सा भी डाइवर्जन हो आप सिलेबस पे उन्हें खींच के लेके आइए। तो सबसे बड़ी बात किताबों की, अगर बुक्स की बात कर लें, किताबों की बात कर लें हम, तो सबसे अच्छी बुक मानी जाती है वाणी प्रकाशन की, आती है आपकी वाणी प्रकाशन की, आपकी आ जाएगी पर्यावरण, ठीक है।
और जो परिषदीय स्कूल हैं यानी SCERT, NCERT नहीं, SCERT जो परिषदीय किताब आपके स्कूलों में, सरकारी विद्यालयों में चलती है, वहाँ की आपकी 6, 7, 8 की भूगोल की किताब ले लीजिएगा। ठीक है, इसको पूरा पढ़ डालिएगा। हालांकि इसमें दिया हुआ है अक्षांश क्या है, देशांतर क्या है, मकर रेखा क्या है, कर्क रेखा क्या है। ध्यान रहे कि यूपी टेट में एक बार ये भी पूछा हुआ, हालांकि सिलेबस में कहीं डिफाइन नहीं था, लेकिन यहाँ से भी सवाल आ गया तो हम इसे भी छोड़ नहीं सकते। ठीक है, उसके बाद पर्यावरण की केवल एक ही किताब आती है सरकारी विद्यालयों में। 6, 7, 8 के लिए केवल एक ही किताब आएगी, और उसको 6, 7, 8 के लिए केवल एक किताब आती है पर्यावरण की। ये बहुत ही समझिए कि रामबाण है, इसे तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। तो 6, 7, 8 हो गया ये। और SCERT की, ठीक है, खेल संबंधित एक किताब आती है, ठीक है, परिषदीय विद्यालयों में, उसको तो आप ले लीजिए, इसको भी आप रखिए ही रखिए। और वही फिर SCERT की 3, 4, 5 में 3, 4, 5 की हमारा परिवेश, इसको आप ले लें। ठीक है, बहुत ही पतली पतली किताबें हैं, एक दिन में एक किताब खत्म हो जाएगी, 3 दिन में आपकी 3 किताबें आपकी खत्म हो जाएंगी। ठीक है, तो ज़्यादा यह आपको बर्डन नहीं है कि किताबें ज़्यादा लग रही हैं, बहुत ही पतली पतली किताबें हैं, और ये सब सरकारी विद्यालयों में आपकी चलती हैं, मिल जाएंगी किताबें। आप चाहेंगे तो किताबें कहीं ना कहीं से आप इसको अरेंज कर ही लेंगे। ठीक है, और उसके बाद यूपी के लिए भी आपकी वाणी प्रकाशन की बुक आती है, यूपी स्पेशल, इसे भी आप क्या करिए, ले लीजिए। बाकी साइंस वगैरह के लिए आप खैर छोड़िए ना। ठीक है, मैंने नोट्स पिछले साल बनाई थी, इस साल में मैं इसको अपडेट कर रहा हूँ। मेरा जो नोट्स है पर्यावरण का, ठीक है, इस पर्यावरण के नोट्स में, ठीक है, मैंने क्या किया हुआ है, इन सारी किताबों का क्या किया है मैंने, जो सरकारी किताबें हैं उनकी मैंने क्या किया है, एक सार मैंने क्या किया हुआ है इसमें डाल दिया है। ठीक है, तो आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अगर आपको किताबें मिल जाती हैं तो किताबें आप ले लीजिए, अगर किताबें नहीं मिल पाती हैं तो इनका पूरा सारे इस नोट्स में पड़ा हुआ है, और इसके साथ ही इसमें यूपी स्पेशल भी पड़ा हुआ है, इसमें साथ ही इसमें साइंस भी पड़ा हुआ है, और ये बहुत ही संक्षिप्त रूप में है, मुश्किल से 15-20 पेजों में ये पूरा का पूरा इसमें सार आपका दिया हुआ है। तो इसको आप क्या करें, ले लें, मिल जाएंगी। मेरा नोट्स कई लोगों के पास होगा भी, आप चाहेंगे तो पिछले साल जिन बच्चों ने क्लास किया था हमसे, उनके पास ये नोट्स पड़ा होगा। ठीक है, तो आप ये नोट्स वहाँ पे आप जाके ले सकते हैं, या फिर कोशिश करूँगा कि PDF बन जाए इसका, तो PDF में बना के मैं डाल दूँगा, तो वहाँ से आप प्रिंट आउट कर लीजिएगा। ठीक है, कोशिश मैं करता हूँ, अगर ऐसा हो जाए तो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, यहाँ पे आपको ध्यान देनी पड़ेगी थोड़ी चीज़ें। थोड़ा सा बहुत ही डाइवर्स टॉपिक है, थोड़ा लंबा टॉपिक है, तो आपको थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी, बट बस देयर इज़ ए वे, जहाँ चाह है वहाँ पे राह है। आप चाहेंगे तो वो इतना मुश्किल भी नहीं है, समय कम है, मुश्किल से मुझे लगता है कि अब 1 या 2 महीने समय रह गए हैं परीक्षा के होने में, तो आपके पास समय कम है, क्योंकि आपको 4 और भी तो करने हैं। तो इसी तरह जैसे मैंने EVS का लिया है, मैं इंग्लिश का भी सिलेबस आपको कवर अप करा दूंगा, और साथ ही बाल मनोविज्ञान का भी सिलेबस आपका कवर अप करा दूंगा। हाँ, सिलेबस में क्या पढ़ना है, ठीक है, और पढ़ने का मैं किताब बता दूंगा। बाकी आपको नहीं कुछ समझ में आता है तो आप मेरा एक नंबर ले लीजिए, व्हाट्सअप 9838236195। ध्यान दीजिए, इस पर कॉलिंग नहीं हो पाएगी, सिर्फ आप व्हाट्सअप मैसेज कर पाएंगे। तो आप इस पर कोई भी आपकी क्वेरी हो आप इस पर डाल देंगे, मैं कोशिश करूँगा, एक दिन नहीं देखूँगा, दूसरे दिन तो देख लूँगा, तो क्या करूँगा, कभी न कभी जब भी मैं आपका मैसेज देखूँगा, आपके मैसेज का मैं रिप्लाई जरूर करूँगा। यूपी टेट के बारे में कहीं से भी कोई समस्या हो, मुझे आप तुरंत वहाँ पे मैसेज कर सकते हैं। तो ये रहा आपका पर्यावरण का सिलेबस और उससे संबंधित आपकी किताबें। ठीक है, तो आप तैयारी करिए और लग जाइए। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय।